नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे। आज कनाडा में हो रहे G7 समिट के आउटरीच सत्र में लेंगे हिस्सा। कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। G7 समिट बीच में ही छोड़कर वापस लौटेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप की ओर से लोगों को फौरन तेहरान खाली करने की सलाह। ईरान ने इजराइल पर फिर की मिसाइलों की बौछार। इजरायली पीएम ने कहा, खामेनेई के खात्मे से ही आएगी क्षेत्र में शांति। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, बिना फंडिंग के मुमकिन नहीं ऐसे हमले। और सौराष्ट्र और कच्छ में आज मूसलाधार बारिश के आसार। कोंकण, गोवा, कर्नाटक और बंगाल में भी भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में शुक्रवार तक होगी बारिश। आइए सभी समाचार को जानते हैं विस्तार से। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं। वो छठी बार प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में विश्व के 7 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल हैं। भारत को इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो वैश्विक मंच पर देश के बढ़ते कद को दर्शाता है। इस वर्ष का G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, AI और भू राजनीतिक तनाव जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले, तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान के बजाय अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में। वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन एनएस शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की साइप्रस यात्रा का अंतिम दिन दोनों देशों के बीच नए क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने वाला रहा। निकोसिया स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स से हुई बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने वाला और भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने वाला रहा। निकोसिया विश्वविद्यालय में ICCR के चेयर स्थापित करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन भी हुआ है। भारत और साइप्रस की मित्रता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न परिस्थितियों से बना हुआ और न ही सीमाओं से बंधा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि यह समय की कसौटी पर बार बार परखा गया है और हर दौर में दोनों देशों के बीच सहयोग, सम्मान और समर्थन की भावना को जीवंत रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में आपसी व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष, स्वास्थ्य, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु न्याय जैसे विषयों पर विस्तार से बात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश अपनी साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोड मैप बनाएंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोड मैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। पीएम मोदी ने कहा कि साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। उन्होंने बताया कि दोनों देश एक पारस्परिक लाभकारी भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देश मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम करेंगे। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साइप्रस द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्ष को लेकर दोनों देशों ने चिंता व्यक्त की है। दोनों ही देशों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की बात कही। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस ने पहलगाम हमले के बाद भारत के आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान का समर्थन किया। प्रधानमंत्री की जो यात्रा है साइप्रस में, ये पहली यात्रा है जो
हाल के बहुत ही कायराना जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, और मैं सार्वजनिक तौर पर एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि साइप्रस गणराज्य का पूरा समर्थन है भारत के साथ। हम भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई में। आतंकवाद के हर रूप से लड़ना है। आतंकवाद को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षा प्रदान कर सकें आपके नागरिकों को। 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने राजधानी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ हिस्टोरिकल सेंटर की छत से शहर को देखा। गौरतलब है कि 70 के दशक में साइप्रस पर तुर्की ने आक्रमण करके इसके 35% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें राजधानी निकोसिया का आधा हिस्सा भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने हिस्टोरिकल सेंटर की छत पर जाकर तुर्की, पाकिस्तान, आतंकवाद और विस्तारवाद को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा से जहां एक ओर भारत और साइप्रस के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिली, वहीं यूरोप के साथ भविष्य के संबंधों की नींव भी पड़ी। साथ ही दोनों नेताओं ने आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में एक कड़ा संदेश दिया है। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान वहां के राष्ट्रपति ने प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि वे इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसके महत्व को समझते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों की सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी का ये 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें इससे पहले भी विदेशी दौरों पर वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान उनके व्यक्तिगत करिश्मे से देश के साथ कई महत्वपूर्ण आयाम जुड़े। उनकी कार्यशैली की मुरीद पूरी वैश्विक बिरादरी पीएम मोदी का हमेशा सम्मान करती है, जिसकी एक बानगी साइप्रस में भी तब देखने को मिली जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है। ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक 23 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार
द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां के राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के कानानास्किस में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर के बाद वापस लौट जाएंगे। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक करेंगे। इससे पहले ईरान इजराइल संघर्ष पर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी से तेहरान से तुरंत निकल जाने की सलाह है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान को इजरायली हमले शुरू होने से पहले ही अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। वहीं G7 में शामिल होने के लिए पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप का जल्द लौटना सकारात्मक है, क्योंकि उनका तात्कालिक उद्देश्य इजराइल और ईरान को संघर्ष विराम के लिए सहमत कराना है। ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले लगातार 5वें दिन जारी हैं। तेहरान में आज तड़के विस्फोटों और भारी हवाई सुरक्षा गोलाबारी की आवाज़ सुनाई दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार राजधानी तेहरान से 320 किलोमीटर दूर स्थित प्रमुख नतांजा में हवाई सुरक्षा सक्रिय की गई। इजराइल में देर रात तेल अवीव में ईरान के हवाई हमले के कारण सायरन की आवाज़ सुनाई दी और एक विस्फोट की आवाज़ सुनी गई। इससे पहले इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर भीषण हमला किया है। यह हमला तब हुआ जब चैनल के स्टूडियो से लाइव प्रसारण चल रहा था।
हमले से 1 घंटे पहले ही इजराइल ने तेहरान के लोगों से वो इलाका खाली करने को कहा था जहां टीवी स्टूडियो स्थित है। इजराइल ने बाद में टीवी चैनल पर हमले का वीडियो भी जारी किया। ईरान में 5 दिनों में 224 लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर नागरिक हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि ईरानी हमलों से हुए नुकसान के कारण लगभग 3000 इजरायली लोगों को निकाला गया है। इधर उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी में इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ेगा। इसके साथ मौसम विभाग ने झारखंड, बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आज भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ तूफानी हवा का अंदेशा भी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के लिए भी ऐसी ही भविष्यवाणी की है। झारखंड, बिहार में आज अलग अलग स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं केरल, उत्तरी कर्नाटक और झारखंड, बिहार में कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इन इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में आज आंधी की संभावना है। यहाँ हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। इधर हिमाचल प्रदेश में शिमला, सिरमौर, सोलन, उत्तर पश्चिम के चंबा, मंडी, कांगड़ा समेत दक्षिण पूर्वी हिमाचल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को भी मिल सकती है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, साथ ही आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ आंधी, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह के अंतर्गत आज दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग बंधन का आयोजन किया जाएगा। ये पहल IDVI 2025 के अंतर्गत 10 प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और योग में संस्था से संस्था संबंध बनाने के माध्यम से वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती है। इस कार्यक्रम के जरिए योग के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, शिक्षाविद, चिकित्सक, लेखक, प्रशिक्षक और स्टूडियो संस्थापक एक साथ आएंगे। इसमें 4 महाद्वीपों के 16 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। योग बंधन कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चीन, डेनमार्क, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका और अर्जेंटीना के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। इन प्रतिनिधियों का दौरा 21 जून को भव्य IDVI कार्यक्रम में उनकी भागीदारी के साथ संपन्न होगा। और योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। चलिए योग प्रभाग में आज जानते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास कैसे किया जाता है और क्या है इसके स्वास्थ्य लाभ। आप देखिए इस रिपोर्ट को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। गैस बहुत होती है, एसिडिटी बहुत होती है, जॉइंट पेन है, वात रोग कोई सा भी है, यानी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का डिसबैलेंस है, वात बढ़ा हुआ है, उससे होने वाले सभी रोग, फिर चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो एसिडिटी, गैस इंडाइजेशन है या फिर वो हार्ट डिजीजेस हैं, उन सब के लिए बहुत लाभकारी आसन है यथा नाम तथा गुणा पवन मुक्त, जो हमारे शरीर से पवन को मुक्त करता है। अगर आपको सीवियर गैस होती है तो जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो उस वक्त भी आपकी गैस पास हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य प्रतिष्ठा ने एक सूत्र दिया आपको आज, क्या है वो,
कि सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है। मल को अंदर मत रहने दीजिए। योगाभ्यास करते हुए मल का विसर्जन होना सबसे स्वाभाविक चीज है। सो डू नॉट होल्ड एनी ऑफ योर नेचुरल कॉल ड्यूरिंग योर योग प्रैक्टिस। कैसे करना है पवन मुक्त आसन? इसका सबसे सुगम वर्जन आज हम करें। इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, पर आज जो वेरिएशन हम करें ये हमारी कॉमन योग प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने आपके लिए बनाई है उसमें भी यही वर्जन है, और उसी के साथ साथ ये वो वर्जन है जो हर व्यक्ति कर सकता है, जिसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यानी निषेध नहीं है ये किसी के लिए भी। तो कैसे करना है इसको? आप इस प्रकार से अपनी कमर के बल लेट जाते हैं सहजता सुगमता से, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप दोनों पैरों को पहले फोल्ड कर लीजिए। हमने कहा ये इजी वर्जन, सुगम वर्जन है। फिर सांस छोड़ते हुए अपने थाइस को पेट के अगेंस्ट ले आना, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना, और सांस छोड़ते हुए अब जहां अभी आए हैं ये तो सब कर सकते हैं। अब अगर आपको गर्दन में बहुत दर्द है तो आप इतना ही करें, लेकिन अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो और सांस छोड़ते हुए चेहरे को भी ऊंचा उठाना और दोनों घुटनों की ओर अपने चेहरे को, चिन को लेकर आना। यथा सामर्थ्य सांस बाहर छोड़े छोड़े रुकेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को वापस, सर को वापस ले जाना, फिर से पैरों को जमीन पर टिकाना, घसीटते हुए पैरों को खोल देना, दोनों हाथों को ढीला छोड़ देना। विश्राम की स्थिति में थोड़ी देर जरूर रुकेंगे। कम से कम 3 बार इसे रिपीट करेंगे। अब जब वापस आएंगे तो कैसे आना है? पहले आप बाईं करवट टर्न कीजिए, यानी सीधा नहीं बैठना, पहले स्थिति में आना और फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना है। पवन मुक्त आसन आप सभी अभ्यास करें। हमने इसके वेरिएशन भी आपको दिखाया कि अगर सर्वाइकल पेन है तो कैसे बिना गर्दन उठाए करना है, और बाकी तो सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अवश्य पवन मुक्त आसन को अपने योग रूटीन का हिस्सा बनाइए। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्ते।